ये हिंदी कवि सम्मेलनों का एक ऐसा जादूगर है, इतना चतुर आदमी है कि बिना ईद के भी पड़ोसी की बकरी को गले लगा सकता है। बहुत चतुर आदमी है। इसकी कविताएं सुनकर कुछ लोग महाप्रयाण कर रहे हैं। मैं अब यहां इसलिए खड़ा हुआ हूं कि जो दो विशेष नाम शेष हैं उनको मैं मनोयोग से आप तक पहुंचाना चाहता हूं। एक विशेष परंपरा के लोग यहां पर बैठे हैं। मंत्री जी यहां पर हैं, वो महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हिनानी भाई हमारे मित्र, आपके पालिका अध्यक्ष महत्वपूर्ण हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका नाम मंच से लेने का संस्कार नहीं है, ऐसी आज्ञा नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ये स्मरण भी करना चाहता हूं, मुझे सूचना भी है कि हमारे बहुत आदरणीय बनवारी जी भाई साहब भी यहाँ पर हैं। उनकी उपस्थिति भी हमारे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। मैं जिन दो महत्वपूर्ण कवियों को सुनवाना चाहता हूं दोस्तों, उनमें से एक स्वर जिसकी वंदना से कवि सम्मेलन शुरू हुआ, जो हलचल में लोग हैं वो एक छोटी सी बात सुने तो शायद आपको अच्छी लगेगी, मंच भी नए सिरे से सुने। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक लड़की ने मीरा पर पीएचडी की आज से 20 साल पहले, और सुनते हैं कि उस समय के बहुत बड़े साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी उसका इंटरव्यू लेने आए पीएचडी पर। उनकी अनुमति से पीएचडी मिलनी थी। उन्होंने उस लड़की से पूछा कि बेटा ये सब तो होता रहेगा, ये बताओ तुम और उपन्यास पढ़ती हो क्या? उसने कहा हाँ जी पढ़ती हूँ। स्वयं हजारी प्रसाद जी भी उपन्यास लिखते थे, कुछ लोग जानते होंगे। उन्होंने कहा किसको पढ़ती हो? बोली प्रेमचंद पढ़ती हूँ, फणीश्वरनाथ रेणु पढ़ती हूँ, विजयदान देथा पढ़ती हूँ, बहुत सारे नाम बताए। तो बोले हजारी प्रसाद जी को नहीं पढ़ती क्या? तो उसने कहा हाँ एक आध उपन्यास पढ़ा था, बड़ा घटिया लिखते हैं। गुरुजी रामकुमार वर्मा बैठे थे, वो उनके भी गुरुजी थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी उनके गुरु थे। उन्होंने उस लड़की को डांटा, बोले कैसी बेवकूफी की बात कर रही हो, इतने महान उपन्यासकार हैं। बोले साहब आपको लगते होंगे महान, मैंने तो 2-4 उपन्यास पढ़े, बड़े घटिया थे। अब हजारी प्रसाद जी ने कहा कि हो सकता है बेटा तुम्हारा ये अपना मत हो, लेकिन मैं तुम्हें सूचना दे दूं, मेरा नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी है। अब उन्होंने कहा खैर छोड़ो, अब इंटरव्यू की बात करते हैं। ये बताओ, ये मीरा की विरह वेदना पर तुमने पीएचडी की है, इसके बारे में कुछ बताओ। सुनते हैं लड़की इतनी डिप्रेस हो गई, इतनी होपलेस हो गई, इतनी परेशान हो गई कि वो रोने लगी और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। दोस्तों एक बड़ी बात इस हिंदी कवि सम्मेलन के हंसी मजाक में बांट रहा हूं। मेवाड़ वालों को मेवाड़ की बात सौंप रहा हूं जो मेरे प्रदेश में इलाहाबाद में घटी, जहां बड़े बड़े साहित्यकार पैदा हुए। उन्होंने कहा बेटा मीरा की विरह वेदना के बारे में बताओ, चलो पीएचडी पर बात करते हैं। और लड़की रोने लगी, एक शब्द नहीं बोल पाई। द्विवेदी जी ने कहा ठीक है बेटा इंटरव्यू पूरा हुआ, जाओ। जब वो चली गई तो 50-50 नंबर दोनों को देने थे। रामकुमार वर्मा ने 0 दिया और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसे 50 में से 50 नंबर दिए। रामकुमार वर्मा ने कहा गुरुजी ये गलत बात है, इस लड़की को आपने 50 नंबर क्यों दिए? उन्होंने कहा मैंने सही दिए बेटा इसे। बोले नहीं आप विषय पर देखो, इसने एक शब्द नहीं बताया, मीरा का विरह वेदना पूछा तब भी आपने 50 नंबर दे दिए। जो बात उन्होंने कही उस पर आपकी तालियां गूंजे। उन्होंने कहा कि मूर्ख रामकुमार, मैंने तुझे इतने दिन पढ़ाया बेटा, मैंने इससे मीरा की विरह वेदना के बारे में पूछा, इसकी आंखों से आंसू आ पड़े, इससे बड़ा जवाब क्या हो सकता है? जहां मौन कविता से बड़ा हो जाता है वहां कविता खड़ी होती है। और मित्रों ये वो चित्तौड़ है, ये वो मेवाड़ है जहां के सूर्य को एक दिन अंधकार में ये लगा था कि अंधेरा घना है, तो उसने अकबर को एक संधि पत्र लिख दिया था। और उन्हीं के बहनोई पृथ्वीराज राठौर जिन्होंने बेली कृष्ण रुक्मणी जी काव्य की रचना की, उन्होंने अकबर से कहा था ये संधि पत्र फर्जी है, मुझे पूछने दीजिए। आदरणीय पंडित नरेंद्र मिश्र जी की पूरी कविता उस पर है, लेकिन कन्हैयालाल सेठिया ने अनुवाद किया उस कविता का, उस छंद का। और उन्होंने कहा कि पूछा उससे जाकर उसने कि मैं पूछता हूं महाराणा से कि उसने संधि पत्र लिखा है नहीं लिखा है। आप सब उस प्रसंग से परिचित हैं। मैं जिस स्वर को यहां बुलाना चाहता हूं वो हास्य व्यंग के गीत भी सुनाती हैं। आप में से कुछ लोगों ने आसपास के सांवलिया जी और निम्बा हेड़ा के कवि सम्मेलनों में उन्हें सुना है। विनीत चौहान की रचना धर्मिता तक हम पहुंचेंगे, आप लोग बचेंगे। संचालकीय दायित्व मेरा यह है कि मैं अंत में कविता पढ़ूं, ऐसा मुझे आदेश है मंच की गरिमा का। किसी ने नियमित नहीं किया, मैंने स्वयं को विनियोजित किया है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अब जो कविता यहां मीरा के नाम से होने जा रही है, उसके एक एक शब्द पर, एक एक पंक्ति पर अगर अंतिम व्यक्ति तक ने दाद न दी तो हम ये कह पाएंगे, प्रेस के मित्र बैठे हैं, कि ये खबर भी छापी शाम के अखबार ने, रात भर नाची नर्तकी अंधों के दरबार।
इसलिए आपसे कहता हूं कि कवि सम्मेलन को, चूंकि यह पहला कवि सम्मेलन है, लाफ्टर के मित्र यहां पर बुलाए जाने का प्रस्ताव था और यहां पर कल एक नर्तकी नाच कर गई है। पंडित ओम व्यास ने आपको हंसाया है, अन्य मित्रों ने हंसाया है। मुझसे बंबई में किसी ने पूछा था बिरला मातुश्री में कि कल लाफ्टर के लोग आए थे, वो भी हंसा कर गए, आप भी हंसा रहे हैं, आप दोनों में क्या अंतर है? मैंने एक टिप्पणी की थी, अगर सच बोल रहा हूं तो मंच की तालियां उठे, आपकी उठें। मैंने कहा वो भी हंसाते हैं, हमने भी हंसाया, पर उनमें हम में एक अंतर है, जब वो आपके यहां कार्यक्रम देकर चले जाते हैं तो अखबार वाले अगले दिन उनका चेहरा छापते हैं, और जब मैं आपके यहां हंसा कर चला जाता हूं तो अखबार वाले अगले दिन मेरे शब्द छापते हैं। हमें इनमें ये अंतर है। आपकी भीतर तक की संवेदना हम तक पहुंच जाए तो शायद आपको अच्छा लग जाएगा। तब आपसे कहता हूं कि रास रचने के लिए यदि एक मधुबन चाहिए, रूप सजने के लिए यदि एक दर्पण चाहिए, तो समय की बांसुरी की गुनगुनाहट से सजे गीत सुनने के लिए भी गीत सा मन चाहिए। मैं मीरा को प्रणाम करता हूं और मीरा के पति राणा को प्रणाम करता हूं। लोग राणा का बलिदान भूल जाते हैं। एक लोक कथा है, किसी ने कहा राणा से कि कैसे राजवंशी हो, कैसे राजपूत हो, तुम्हारी पत्नी तो दूसरे पुरुष के गीत गाती है। शायद आप तक ये बात कभी ना पहुंची हो, मेवाड़ में रहकर भी। अगर पहली बार कह रहा हूं तो एक एक व्यक्ति की ताली गूंजती देखना चाहता हूं। किसी ने उनसे कहा कि आप कैसे पुरुष हो, आपकी पत्नी दूसरों के गीत गाती है। छोटे महाराणा ने उत्तर दिया, मैं मानता हूं मेरी पत्नी किसी और पुरुष के साथ प्रेम में है और मैं उसके प्रेम में हूं, लेकिन मूर्खो, प्रेम में मेरी लड़ाई छोटे मोटे आदमी से नहीं है, इतने बड़े आदमी से कि उससे हार भी जाऊंगा तब भी बड़ा कहलाऊंगा।